हाँ बेटा, आज हमारे पास सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 85 है। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ अहम बातें आप लोगों से शेयर करनी है। जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है अभी करेंटली, ठीक है। तो लॉकडाउन की वजह से प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं उनके तहत तमाम फिजिकल एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स की बंद है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट डायरेक्टली सेंटर ना आए, बल्कि ऑनलाइन क्लास आपको दी जाएगी प्रॉपर आपके टाइम के ऊपर। तो आप ऑनलाइन क्लासेस लें। प्लस ये कि जो अब लिमिटेड लेक्चर्स रह गए हैं ये तुम्हें ऑनलाइन डिलीवर होंगे और बाकायदा मैसेज आ जाएगा, जिस तरह जो नॉर्मल रूटीन चल रही है कि जूम का आपको आईडी का मैसेज आ जाएगा और बेटा बस ये प्रोफाइल पिक्चर और कैमरे जो हैं इनको ज़रा कंट्रोल में रखना, तो बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा लेक्चर 85 के। आज हम करेंगे क्या? आज बेसिकली एक चैप्टर है हमारे पास, बिल्कुल बेटा लास्ट चैप्टर है तुम लोगों का, चैप्टर 9 वेक्टर। अब वेक्टर में क्या है, पहले तो वेक्टर को थोड़ा सा वेक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं कि तुम्हारे ग्रुप में कई बच्चे ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज ग्रुप के हैं, तो उन्होंने वेक्टर इससे पहले पढ़ा ही नहीं है कहीं, ठीक। तो वो बच्चे काफ़ी इसमें परेशान होंगे। अब तुम्हारे कोर्स में जो एक्सरसाइजेज मौजूद हैं वेक्टर्स की, उसके लिए हमें वेक्टर्स की बिल्कुल बेसिक्स बतानी पड़ेंगी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब वेक्टर अभी फर्स्ट टाइम भी आ रहा है कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चे हैं जो पहले भी साइंस ग्रुप से ही थे, तो वो बिल्कुल इसको कंटिन्यू करेंगे। अब वेक्टर के अंदर सबसे पहले एक्सरसाइज 9.1 में अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेक्टर विद एरो हेड, ठीक है, इसे कहते हैं वेक्टर। एक और तरीका भी है, ये स्मॉल ए लिखो लेकिन ये बोल्ड होगा, बोल्ड लेटर, ये भी वेक्टर है। अच्छा, ये तो हो गया वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर के अंदर और क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करें? ये लीजिए बेटा, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये थे वेक्टर्स, ठीक। अच्छा, अब वेक्टर के अंदर कुछ सवाल तो ऐसे हैं कि तुम लोग देख के हंस जाओगे, लेकिन कुछ हैं, सारे नहीं है ऐसे। क्या लिखा है बेटा? ड्रॉ द वेक्टर्स, सिर्फ ड्रॉ करना है बस। चलो ठीक है, ड्रॉ करते हैं जरा इनको। टेक ए वेक्टर टू बी एनी वेक्टर यू लाइक, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर ए ड्रॉ कर लो कि वेक्टर ए तुमने क्या रखा है। क्वेश्चन तुम्हारा ये रहा, ठीक है। हम यहाँ से सवाल को स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का है ये, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। सॉल्यूशन, हाँ बेटा, सबसे पहले वेक्टर ए, कोई भी एक वेक्टर बना लो, ड्रॉ कर लो। मैंने ये वेक्टर ड्रॉ कर लिया, वेक्टर ए। वेक्टर ए जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है और मैग्नीट्यूड इतना है,
ठीक है, इसने कोई डायरेक्शन कोई मैग्नीट्यूड की अभी बात नहीं करी, इसने सिर्फ कहा है कि हमें ये चीज़ें 1/2 ऑफ वेक्टर है, 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर है, -2/3 ऑफ वेक्टर है और माइनस का वेक्टर है, ये चार हमें ड्रॉ कर दीजिए। तो हमें जो चीज़ें ड्रॉ करनी है पहले उन्हें लिख लेते हैं। 1/2 यानी कि हाफ ऑफ वेक्टर ए चाहिए, कॉमा 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए चाहिए, फिर -2/3 ऑफ वेक्टर ए चाहिए, फिर माइनस ऑफ वेक्टर ए चाहिए। ठीक है, अब हम इनको ड्रॉ करते हैं, कैसे होंगे। पहला तो हमने बता दिया ना कि जो वेक्टर ए था। अब उसके बाद है हाफ, वेक्टर ए का हाफ, ये लो बेटा वेक्टर ए का हाफ, तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 वेक्टर ए। ठीक है, पहला ड्रॉ हो चुका है, दूसरा ड्रॉ कर लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन सेम रहेगी 1 2 3, 3 टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, ये लो बेटा 3 ऑफ वेक्टर ए ड्रॉ हो गया। अब -2/3 ड्रॉ करना है, ये माइनस बता रहा है कि डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, और 2/3 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, तो -2/3 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2/3 ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, माइनस की वजह से डायरेक्शन चेंज हो गई और 2/3 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब लास्ट क्या है, माइनस ए की डायरेक्शन देख लिया आपने किस तरफ है, माइनस ए कहाँ होगा, ये लीजिए बेटा माइनस ऑफ वेक्टर ए, ये ड्रॉ हो गया। ये दोनों के मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, डायरेक्शंस का फर्क आ गया। आंसर बेटा सारे सवाल ऐसे नहीं है। चलो एक सवाल हो गया आज का, अब हम मूव करते हैं फर्दर। अब वेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए तुम लोगों ने मैट्रिक में एक चीज पढ़ी थी, डायरेक्शंस। डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। ठीक है, हाँ सही है, डायरेक्शंस का मेथड है, लेकिन ये एक वीक मेथड है बेटा, ये एक वीक मेथड है। अब इसका स्ट्रॉन्ग मेथड क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें एक्स और वाई प्लेन, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा एक्स और वाई प्लेन ही होगा बेटा, जेड प्लेन भी चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जेड प्लेन अभी जब आएगा तो फिर हम ड्रॉ करेंगे उसे भी। बहरहाल एक्स और वाई प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आ जाता है। ये मैं डायरेक्शन हटा दूं, जो मैट्रिक वाले तरीके थे वो हटा दिए, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करते हैं। बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स और वाई एक्सिस है, मैं तुम्हें एक पॉइंट दे रहा हूँ, कोई भी पॉइंट P 3,4। ठीक है, अब इस पॉइंट से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये इसका x कंपोनेंट आ गया हमारे पास 3। अब यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो इस पॉइंट पे, ये जो कंपोनेंट हमारे पास आया 4, ये इसका y कंपोनेंट आ गया। ठीक है, हमें x कंपोनेंट पता लग गया इस पॉइंट से, हमें y कंपोनेंट पता लग गया एक पॉइंट से, हमें सिर्फ एक पॉइंट गिवन था। अब ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर हम इस पॉइंट को मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, शाबाश, पोजीशन वेक्टर OP। ओरिजिन से अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं, ये हमारा कौन सा वेक्टर बन जाएगा, OP वेक्टर। इसको क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब वेक्टर्स के अंदर
पॉइंट लिखने का तरीका बिल्कुल यही है बेटा, P3,4 ये पॉइंट है, बिल्कुल सही है। और कोई तरीका है वेक्टर को लिखने का? ये तो हमने लिखा पॉइंट, अब हम लिखने जा रहे हैं वेक्टर। ओपी वेक्टर कैसे लिखेंगे? ओपी वेक्टर जब लिख दिया तो अब इक्वल्स टू लगेगा। अब आप पॉइंट लिख दो अपना 3,4, ये पॉइंट नहीं लिखा जा रहा, ये वेक्टर लिखा जा रहा है, ठीक है। ये था पॉइंट, ये पॉइंट था ऊपर, और ये वेक्टर है, पॉइंट पी और वेक्टर ओपी। ये तरीका भी सही है, जिस पर डबल टिक पहले लगाए मैंने और जिस पर बाद में लगाए, ये तरीका भी वेक्टर के अंदर बिल्कुल ठीक है। सर क्या इसका कोई तीसरा तरीका भी है इसको लिखने का? बिल्कुल है। और कोई बच्चा अगर यूं लिख दे इस वेक्टर को, वेक्टर ओ बी इक्वल्स टू, हाँ शाबाश बेटा सही कह रहे हो, 3i + 4j, बिल्कुल लिखा जा सकता है बेटा, बिल्कुल पॉसिबल है, इसका नाम भी लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसे लिखता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लिखा जा सकता है। अच्छा, अब वेक्टर के केस में ना तमाम आइडियाज 2D के अंदर जनरेट होता है, लेकिन 2D के अंदर सारी चीजें जनरेट करने के बाद हम इनकी एक्सप्लेनेशन आपको 3D के अंदर देते हैं। तो 2D में अब मैंने ये सिस्टम तुम्हें समझाया, अब जरा चलते हैं बेटा इसी के मजीद एक्सप्लेनेशंस की तरफ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था एक, ठीक है। मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, एक एक्स और ये वाई, एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया। इसमें इस बार 2 पॉइंट ले लो, पॉइंट ए, इसको इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एफसी कोऑर्डिनेट x1 y1। एक ले लो कोई पॉइंट बी, ये लो पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स रख लो x2 y2, ठीक है। अब करना क्या है हमें, बल्कि रुको फिर थोड़ी सी मैं और फिगर शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ना और ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ बना देते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस है बेटा, वाई एक्सिस है बेटा, एक पॉइंट आ गया हमारे पास है। दूसरा पॉइंट अब जो मैं रखने जा रहा हूँ बी, वो मैं रखूँगा यहाँ पे, पॉइंट बी, x2 y2, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1, x2 y2, ओके। फिगर हो गई फिर। ये पॉइंट हमारा ओरिजिन था, ओरिजिन से दोनों को मिला दो बेटा, ओ ए मिला दो, ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब जरा ओ बी को भी मिला दो, ये लो बेटा, ओ ए ओ बी, हमने दोनों वेक्टर्स को मिला दिया। अब ओ ए एक पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, ओ बी दूसरा पोजीशन वेक्टर है हमारे पास। अब क्या करें, ए और बी पोजीशन वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये वेक्टर जनरेट होगा। ये मैं दिखाना चाह रहा था, पिछली फिगर थोड़ी छोटी हो रही थी इसलिए, ठीक है। ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ए टू बी। अब यहाँ ए क्या है और बी क्या है? ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर्स, ठीक। अच्छा, अब पोजीशन वेक्टर्स हैं तो हम जरा इनको लिख लेते हैं फिर कि सर ओ ए बराबर है x1 y1 के, और ओ बी पोजीशन वेक्टर बराबर है x2 y2 के। तो अब मैं ये पूछता हूँ कि ए बी पोजीशन वेक्टर क्या होगा? अगर हमें ये ए बी पोजीशन वेक्टर ये निकालना पड़ जाए तो ये कैसे निकलेगा? इससे यूजिंग हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल पढ़ के आए हो ना बेटा मैट्रिक के अंदर, चलो अप्लाई करते हैं। हेड टू टेल में क्या होता है? ओ ए
ओ ए वेक्टर किस में ऐड हो रहा है, ओ बी वेक्टर में, प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी, ये दोनों जब ऐड हो गए तो रिजल्ट में क्या बना, रिजल्ट में क्या बना, ओ बी वेक्टर। ओ ए प्लस ए बी, सॉरी ओ ए प्लस ए बी जब मिल गए, ए बी था ये, तो रिजल्ट में आपका बनेगा ओ बी वेक्टर। मैंने लिखने में यहाँ ए लिखना था, ओ लिख दिया था उसको, चलो ठीक है। ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी पोजिशन वेक्टर। अब यहाँ से हमें ए बी चाहिए, ए बी को अलग कर लो। ए बी कैसे अलग होगा, ओ बी इक्वल्स टू के राइट साइड पे वहीं रहने दो, ओ ए राइट पे ले जाओ, माइनस का ओ ए। अब ये जो कंडीशन बन गई हमारे पास, क्या इस कंडीशन को बनाने का कोई तरीका, कोई ट्रिक या कोई ऑल्टरनेट, कोई ऐसा मेथड है कि हमें बार बार इस तरह ऐड ना करना पड़े? बिल्कुल है। अब जरा तरीके को ध्यान से सुनना, समझना। बेटा ये नेट रिजल्ट जो मैंने तुम्हारे सामने लिखा है डब्बे के अंदर, इसमें ए और बी में बाद में कौन है, बी है सर। बाद में जो बाद में होता है, जो बाद में होता है वो हेड होता है। ये मैं तुम्हें ट्रिक समझा रहा हूँ इसकी, क्या हमें करना क्या है। ये कंडीशन हम डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे, जो बाद में है वो बी है, ठीक है, और बी जो भी बाद में होगा वो हेड है, और फॉर्मूला होता है हेड माइनस टेल। बी था ना बाद में, तो बी हेड था, तो हेड माइनस टेल। अब पोजीशन वेक्टरों में देखो कि बी वाला वेक्टर कौन सा है, ये है सर ओ बी। ओ बी पहले लिखोगे, हेड है, ओ बी माइनस ओ ए, हेड माइनस टेल। ठीक, अब इसी को जरा और एलेबोरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो इससे पता है क्या होगा, ये ट्रिक लगाने से तुम्हें ये मेथड नहीं करना पड़ेगा, ये मेथड तुम्हें बार बार नहीं करना पड़ेगा, तुम डायरेक्ट इस रिजल्ट के ऊपर आओगे। अच्छा, अब तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ मैं इसकी। फॉर एग्जांपल, पॉइंट पी है आपके पास, x1 y1 z1। पॉइंट क्यू है आपके पास, x2 y2 z2। मैं कह रहा हूँ कि बेटा क्यू पी निकाल दो, क्यू पी वेक्टर निकाल दो। अब क्यू पी का डायरेक्ट फॉर्मूला कोई लिखवा सकता है? क्यू पी इक्वल्स टू, कौन बाद में, पी बाद में। इसका मतलब जो ओपी होगा, जो ओपी होगा वो हेड, हेड माइनस टेल, ओ क्यू टेल है। आया समझ? ये सेम कंडीशन हमने बना दी। पहले तो हमने बिल्कुल मैट्रिक वाले मेथड से करा, फिर हमने बताया कि बेटा जो बाद में है उसे हेड है, हेड मान के अब हेड माइनस टेल अप्लाई करो। ठीक है, तो बी था हेड, तो ओ बी माइनस ओ ए बन गया। इसी तरह से यहाँ पे पी हेड था, तो ओ पी माइनस ओ क्यू बन जाएगा। अब इसी को हम फर्दर सॉल्व करते हैं जरा। बेटा क्यू पी वेक्टर है तुम्हारे पास, ठीक है, क्या बन जाएगा, ओपी की वैल्यू क्या है, ओपी की वैल्यू, ओपी पोजीशन वेक्टर्स की जो वैल्यूज थी हमारे पास, यहाँ हम लिख लेते हैं उनको। ओपी इक्वल्स टू x1 y1 z1, और ओ क्यू की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x2 y2 z2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो इनकी। वैल्यूज क्या क्या है, x1 y1 z1 माइनस x2 y2 z2। अब एक वेक्टर दूसरे में से माइनस हो रहा है, माइनस होते हुए दिखाएंगे प्रॉपर। क्यूपी वेक्टर क्या बन रहा है बेटा, x वाली टर्म, x कंपोनेंट में से माइनस होगा, x1 माइनस x2 कॉमा y कंपोनेंट में से माइनस होगा, y1 माइनस y2 कॉमा z1 माइनस z2। ठीक है, ये आपका वेक्टर QP निकल आया।
बिल्कुल सही है सर, प्रॉपर। अब वेक्टर तो हमने निकालना सीख लिया, अब हम ज़रा मज़ीद और कोई बात करें। चलो, मज़ीद बात करने से पहले यही कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने क्यूपी के ऊपर समझाया, उससे पहले मैंने एबी के ऊपर भी समझाया, इसको अब मैं ज़रा एक और बार लिख दूँ। बेटा, ये ए और बी इन वेक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। अब अगर आपने ए बी वेक्टर अगर आपसे पूछा गया है पेपर में, एग्जाम में, टेस्ट में, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोबारा लिखेंगे इधर। दोबारा यूं लिखवा रहा हूँ ताकि तुम्हें और अच्छा तरीके से समझ में आ जाए। और अगर बी ए वेक्टर पूछ लिया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। पहले बेटा जरा ए बी लिखवाओ मुझे, बाद में कौन है, बी है ना, तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ओ बी पहले आ गया, शाबाश, माइनस ओ ए, शाबाश। इसी तरह यहाँ पे बी ए वेक्टर का जरा मुझे फॉर्मूला लिखवाओ, क्या बनेगा, बाद में कौन है, ए है, तो ओ ए पहले लिख लो, माइनस ओ बी। ठीक है, क्लियर है। अब ये तरीके हैं इसको लिखने के, पोजीशन वेक्टर्स को। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे इस सवाल पे कि सर ये तो हमने वेक्टर निकालना तो हमने सीख लिया, अब वेक्टर के अलावा और क्या चीज़ होती है वेक्टर्स के अंदर। मैग्नीट्यूड ऑफ क्यूपी अगर ये पूछ लिया जाए तो कैसे निकलेगा। अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। हाँ बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यूपी, अब ये अप्लाई करने से पहले ना ज़रा आ जाओ 2D के अंदर, वापस 2 डायमेंशन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि 2D के अंदर क्या होता था हमारे पास। मैंने कोई भी नाम ले लो, मैंने ओ आर वेक्टर रख लिया, जिसके जो वेक्टर मेरे पास था एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब जरा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलवा दो बेटा। अंडर रूट क्या होगा, शाबाश, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। आइडिया दे दिया मैंने 2D के अंदर, आइडिया 2D में जनरेट हुआ, अप्लाई 3D में कर रहे हैं हम, एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर हम इसे अप्लाई करेंगे सेम आइडिया को। ये क्या है, एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। इसी तरह 3D के अंदर जब आ जाओगे तो जेड कंपोनेंट भी यकीनन आ जाएगा। अब जरा हम इसको 3D के ऊपर अप्लाई करते हैं। क्यू पी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, शाबाश, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, शाबाश। ठीक है, तो ये आपने पहले वेक्टर निकाला, फिर उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाला। अब ज़रा हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं आज की, कोई भी एक एग्जाम्पल पिक करते हैं ताकि मज़ीद मूव कर सकें आज के सवालों पे। अच्छा, अब ये सवाल करने से पहले मैं थोड़ी डिस्कशन करना चाहूँगा तुम लोगों से कि बेटा 3D वेक्टर को समझने के लिए एक बहुत आसान तरीका दे रहा हूँ। क्या कि तुम अभी जिस जगह अपने घर में जिस जगह बैठे हुए हो, अपनी पीछे वाली वॉल को, अपनी पीछे वाली वॉल की जो जमीन के साथ एक लाइन चल रही है, उसे एक्स एक्सिस रखते हुए जहन में, अब जो दीवार तुम्हारे पीछे है उसकी बिल्कुल बॉटम लाइन देखते रहो, वो एक्स एक्सिस है। अब अपने राइट पे या लेफ्ट पे कोई भी एक वॉल सेलेक्ट कर लो। अगर तुम राइट वाली वॉल सेलेक्ट करते हो तो राइट वॉल की जो बॉटम लाइन है जो जमीन के साथ चल रही है, उसे कोई दूसरा एक्सिस नाम दे दो, जैसे वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस तुम्हारे बैक साइड वाली वॉल की बॉटम लाइन है, वाई एक्सिस तुम्हारे राइट हैंड पे जो वॉल है उसकी बॉटम लाइन आ गई। अब जब तुमने अगर राइट हैंड वाली वॉल पिक कर ली है तो अब गौर से राइट हैंड भी देखो तो एक कॉर्नर बन रहा होगा। जब
ये दो तुम पिक कर चुके हो, तो राइट कॉर्नर पे देखो, एक जहाँ दोनों वॉल्स मिल रही हैं तुम्हारी, वहाँ एक वर्टिकल लाइन जनरेट हो रही होगी, डेट इज थर्ड एक्सिस। अगर इसको तुमने एक्स नाम दिया, इसको तुमने वाई नाम दिया, तो ये जेड एक्सिस है। ठीक है, इसी तरह अगर जो बैक साइड वाली वॉल की बॉटम लाइन है उसे तुमने एक्स नाम दिया है, और राइट हैंड वाली वॉल को तुमने जेड एक्सिस नाम दे दिया, तो जो वर्टिकल लाइन आ रही है दोनों दीवारें जहाँ मिल रही हैं उस जगह पे, वो वाई एक्सिस आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, अगर तुमने इसको जेड एक्सिस नाम दे दिया है तो एक्स वाई जेड। अब करना क्या है, ये तो तुमने एक्सिस डिफाइन कर दिए बैठे बैठे। अब बेटा बिल्कुल कमरे के सेंटर में देखो, एक फैन लगा हुआ है, सीलिंग फैन लगा हुआ है तुम लोग क्या। ठीक है, अब उस फैन को ऑब्जर्व करो, कहाँ से, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से। ये कॉर्नर क्या है, ये ओरिजिन है बेटा, जहाँ तीनों एक्सिस मिल रहे हैं जिस कॉर्नर पे, वो ओरिजिन है तुम्हारा। ओरिजिन से अब जरा सीलिंग फैन के पॉइंट को देखो, तो ये जो बेटा बन रहा है ना, ये वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। ये बिल्कुल इसकी लाइव एग्जांपल तुम अभी देख सकते हो अपने सामने, और जहाँ चाहो 3D बना लो, बैठो और सारे एक्सिस दिमाग में लाओ, बन जाएंगी सब आराम से। तो अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले हटाया था। ये लो बेटा वापस आ गया। हाँ, अब इस सवाल में क्या है, इस सवाल के अंदर ए और बी तुम्हें समझा दिया मैंने। अब ये सवाल करने से पहले ए बी पोजीशन वेक्टर निकालना अभी अभी सीख कर आए हैं। ठीक है, ये क्या होता था और ये क्या होता था, इसको हम क्या बोलते थे, हेड। जो बाद में होता है वो हेड होता है, हेड बोलते थे ना। हेड को तुम्हारी किताब वाले ने क्या नाम दिया, टर्मिनल पॉइंट, और जो पहले वाला पॉइंट है वो टेल होता है। टेल को तुम्हारी किताब में क्या नाम दिया है, इनिशियल पॉइंट। अब सवाल रीड करो जरा। ठीक है, एक हेड यानी कि टर्मिनल पॉइंट, हेड को कह दिया, और इनिशियल पॉइंट टेल को कह दिया। वेक्टर वही है, वेक्टर कोई चेंज नहीं हुआ। अब जरा एग्जाम्पल 1 हम पिक कर लें। एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू P1 P2 पोजीशन वेक्टर, अगर वेक्टर ए बराबर है P1 P2 पोजीशन वेक्टर, ये बेसिकली इसने क्या किया, ये इन दो वेक्टरों का जो पोजीशन वेक्टर बन रहा था उसको उसने डिनोट करा दिया ए वेक्टर से, नाम दे दिया। जरूरी नहीं है कि हर बार ए नाम मिलेगा तुम्हें, स्मॉल टी मिल सकता है, स्मॉल बी मिल सकता है, कोई भी अल्फाबेट लिखा जा सकता है। फाइंड क्या करना है बेटा, वेक्टर ए और कॉमा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये दो चीजें मालूम करनी है। चलो ठीक है, पहले वेक्टर मालूम करते हैं, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। सबसे पहले वेक्टर क्या क्या है, P1 P2 दो वेक्टर्स हैं। P1 वेक्टर कोई पॉइंट, P1 अभी वेक्टर तो दिया हुआ ही नहीं है, इसमें तो पॉइंट दिया हुआ है, तो P1 पॉइंट लिख लो पहले, 3,4,-1। P2 पॉइंट दिया हुआ है, जी सर, 2,1,5। अब दोनों के जल्दी से वेक्टर्स बना लो, पोजीशन वेक्टर्स। OP1 क्या बन जाएगा, OP1 लिखूंगा तो इक्वल टू लगाऊंगा बेटा। बच्चा क्या जल्दबाजी करता है, पॉइंट लिखता है, पॉइंट के अंदर इक्वल टू लगा देता है। बेटा अगर यहाँ किसी ने इक्वल टू लगाया, नंबर कर लिए आएंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर जब लिखोगे तब इक्वल टू आएगा, इक्वल टू 3,4,-1। ये लिखा था ऊपर पॉइंट, ये नीचे क्या लिखा है, पोजीशन वेक्टर। इसी तरह OP2 लिखवाओ बेटा, शाबाश, 2,1,5। निकालना क्या है, P1 P2, P1 P2 पोजीशन वेक्टर्स इक्वल टू। अब बेटा जरा फॉर्मूला खुद बताओ क्या बनेगा, बाद में कौन है, P2 है, OP2
यानी कि हेड OP2 माइनस टेल OP1। शाबाश, ठीक है। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे। इक्वल टू OP2 की वैल्यू क्या थी 215, 2,1,5 माइनस 3,4, -1। बेटा x कंपोनेंट में से माइनस होगा 2 माइनस 3, 1 माइनस 4, शाबाश, 5 माइनस, ये लास्ट टर्म थी ना 5, लास्ट टर्म में से माइनस होगी -1 में से। ये लो सॉल्व करते हैं इसको मजीद। P1 P2 पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू क्या बन रहा है -1, -3, 5 + 1 6। P1 P2 पोजीशन वेक्टर्स थे ये, ठीक है। बट अब रेफरेंस दे दो क्या कि सर पोजीशन वेक्टर्स P1 P2 तो बराबर थे वेक्टर ए के। बिल्कुल सवाल के इनिशियल में ही इसने कह दिया कि ये तो सर वेक्टर ए के बराबर है। अब जहाँ जहाँ P1 P2 है वहाँ वेक्टर ए लिखेंगे, यानी कि अगली स्टेपिंग में जहाँ पिछली स्टेपिंग कर चुके हैं उन्हें नहीं छेड़ेंगे। अगली स्टेपिंग्स में P1 P2 की जगह वेक्टर ए आ गया है। वेक्टर ए क्या बन गया बेटा, देयरफॉर करके दे दो आंसर। वेक्टर ए का आंसर आ गया -1, -3, 6 आंसर। ये तो अभी वेक्टर का आंसर आया है, हमें क्या क्या निकालना है और हमने वेक्टर निकाला, मैग्नीट्यूड भी चाहिए अभी आधा काम बाकी है। चलिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अच्छा, कोई बच्चा यहाँ ऐसे आंसर छोड़ना चाहे ठीक है, और पूछा नहीं है इसने, लेकिन अगर कोई इस तरह आंसर दे दें -i -3j +6k, ये भी ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं ज़रा मैग्नीट्यूड मालूम करने। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए इक्वल्स टू अंडर रूट। हाँ बेटा, वेक्टर ए ये रहा मेरे पास। वेक्टर ए को देखो, x कंपोनेंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करो, ऐड कर लो रूट के अंदर। मॉडुलस ऑफ ए क्या वैल्यू आई 1 + 9 + 36। मॉडुलस ऑफ ए √46 यूनिट्स। शाबाश, आंसर। अब मॉडुलस वैल्यू है, मैग्नीट्यूड यूनिट्स में लिखा जाएगा, हमने लिख दिया। वेक्टर निकालना सीख लिया बेटा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं। अब जो डिस्कशन है वो तुम्हारी किताब के हवाले से। किताब के अंदर क्या कुछ हुआ है, ये सवाल हो गया कंप्लीट। इस सवाल को भी हम हटाते हैं यहाँ से, और थोड़ा सा मैं टेबल साफ करूँ तुम्हारे लिए ताकि बुक मुलाहिजा करें। हाँ बेटा, ये हम आ गए 9.1 पे। अब ज़रा तुम लोगों की तवज्जो चाहिए मुझे। 9.1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन रीड करो ज़रा। फाइंड ए इक्वल्स टू मोड है, ये क्या है भाई? नोटेशन दिखा रहा हूँ किताब में, किताब की गलतियाँ बता रहा हूँ तुम्हें कि यहाँ कॉमा था, इक्वल्स टू लगा दिया, सही है। वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड निकालना था, और वेक्टर हमेशा, अभी थोड़ी देर पहले बताया, बोल्ड अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं। ये कहाँ से बोल्ड है भाई?
है, इतना लाइट लिखा हुआ है, इसे वेक्टर बोल रहा है वो। और ये क्या मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड इस तरह लिखते हैं। चलो ठीक है, अभी जो नोटेशन मैंने लिखवाई थी वो तो मैं अभी दोबारा लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, तो नोटेशन में बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिस्टेक्स हैं किताब के अंदर तुम्हारी। लेकिन अब इसी किताब में क्या पूछ रहा भाई, वेक्टर है फिर उसका मैग्नीट्यूड। ये तो हमने करेक्शन कर ली ना क्वेश्चन में, तो हमें पता लग गया कि ये दो चीज़ें पूछ रहा था। अब थोड़ा सा हम बैक चलते हैं इसी किताब के अंदर। ये कहना क्या चाह रहे थे तुम्हारी किताब वाले, वो तुम्हें शायद अब समझ में आए। हाँ बेटा, क्या लिखा है, स्केलर्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर्स while vectors are denoted by bold letters in printing। जब बोल्ड लेटर से वेक्टर लिखे जाते हैं तो पीछे लाइट लेटर्स क्यों लिखे हुए हैं भाई। ठीक है, चलो बहरहाल किताब के अंदर तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, हमने मान लिया, ठीक है भाई मिस्टेक्स हैं। मजे की बात क्या है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, वहां एक भी मिस्टेक नहीं होती, वो एकदम एक्यूरेट आता है। वहाँ वो प्रॉपर नोटेशन इस्तेमाल कर रहा है कि फाइंड वेक्टर ए, या इसी को बोल्ड कर दो मजीद, और मॉड्यूलस ऑफ ए, ये लिखेगा एग्जाम के अंदर। तुम्हारी किताब के अंदर एरोहेडी गायब था मॉड्यूलस का, ठीक है, और यहाँ इक्वल टू लगा दिया था भाई साहब ने। तो बहरहाल बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो भी तुम्हारी किताब के राइटर्स थे उनकी तरफ से। नोटेशंस के ऊपर बात हो गई, ये भी बात हो गई कि एग्जाम के अंदर नोटेशन में कोई मिस्टेक नहीं आती बेटा। एन एग्जाम नो मिस्टेक ऑन नोटेशन, वहाँ वो एक्यूरेट सवाल दे देगा तुम्हें। अब तुम वहाँ क्लेम नहीं कर सकते कि सर ये गलत है वो गलत है, नहीं, एग्जाम पेपर में कुछ गलत नहीं होगा। अब थोड़ी सी और मजीद बात करते हैं वेक्टर्स के ऊपर। वो बच्चा जो अभी ये सोच रहा है कि सर वेक्टर को ना मैं चॉइस में छोड़ देता हूँ, बाकी पूरा पेपर तो हो जाएगा। चलो ठीक है बेटा, अगर तुमने चॉइस में छोड़ दिया वेक्टर, पता है कहाँ आके फंसोगे, एमसीक्यूज के अंदर। एमसीक्यूज तो बनेंगे, अब एमसीक्यू कहाँ से करोगे अगर तुम वेक्टर को नहीं कर रहे। चलो वेक्टर के लिमिटेड सवाल आ रहे हैं, ठीक है, और इन केस कोई ऐसा सर्कमस्टेंस बन जाए कि तुम चॉइस में उसे छोड़ सको तो ठीक है, लेकिन ये है ना, इस चैप्टर के ऊपर सट्टा नहीं खेलो, इस चैप्टर की तैयारी कर लो। लिमिटेड एक्सरसाइजेज हैं तुम्हारे कोर्स में, तो बेहतर ये है कि इसको हर एक्सटेंट पे अपने आप को रेडी रखो। अब ये मैं क्या मिसाल दे रहा हूँ तुम्हें भाई, तुमने अक्सर देखा होगा कार्स के स्पीडोमीटर होते हैं, उनमें क्या लिखा होता है, अमूमन बहुत सारी गाड़ियों में मिल जाएगा 260 किलोमीटर पर आवर। क्या 260 पे चलती है वो? कभी नहीं चलती भाई। तुम कितने पे चलाते हो मैक्सिमम? 130, वो भी बहुत 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 ज्यादा हाई स्पीड बता रहा हूँ मैं। ये 260 पे तुम कभी भी नहीं जाओगे। अब मीटर पे 260 क्यों लिखी उन्होंने? क्योंकि जब वो कार मैन्युफैक्चर हो रही थी तो उसकी एक्सटेंट नापी गई, उसकी हद नापी गई कि कितनी स्पीड पे ये टूट फूट का शिकार हो जाएगी गाड़ी, या इसके इंजन के पुर्जे सारे वेयर एंड टेयर हो जाएंगे। तो पता लगा कि भाई 270 किलोमीटर पर आवर पे इसका इंजन तबाह हो रहा है, इंजन टूट रहा है। तो उन्होंने एहतियातन 260 मेंशन कर दी मीटर पे आपके। उन्हें पता है कि 260 के तो करीब करीब भी नहीं जाएगा, 100-130 के अंदर अंदर चलाता रहेगा। हाँ, कुछ ऐसी कार्स भी आ रही हैं जो 400 पे चलती हैं, कुछ ऐसी स्पोर्ट्स कार्स की अब मैं बात कर रहा हूँ, उनमें आती हैं, फिर उनकी रेटिंग ज़्यादा है लेकिन उनका एक्सटेंट फिर और ज़्यादा है।
ठीक है, तो बेटा अपना एक्सटेंट बढ़ाओ, अपने आप को इस कंडीशन के लिए भी रेडी कर लो कि पेपर कहीं से भी किसी भी किस्म का है, तुम्हें करना है अटेम्प्ट, ठीक है, तो कर जाओगे और आसानी से कर जाओगे। बाकी वरना फिर यही है कि बेटा टूट फूट का शिकार, ठीक है। तो प्रिपरेशन हमेशा एक्सट्रीम लेवल पे होती है, उसके बाद भले तुम उसकी प्रैक्टिस स्लो 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 करते रहो, 260 पे नहीं तो चलो 130 की स्पीड से ही करते रहो, लेकिन एक बार जो है ना पूरा ज़रा कोर्स रवा कर लो अपना, ठीक है। चलिए आज का आखिरी सवाल हमारा, हाँ बेटा अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ए और बी के ऊपर मैंने इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट समझाए थे, ठीक है, वही चीज़ ज़रा दोबारा इस सवाल में पूछ ली गई। चलो ठीक है, करते हैं ज़रा इसको। इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज दिस वैल्यू, ठीक है, इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है वेक्टर का ये। अच्छा, इनिशियल पॉइंट का अपना कोई सिंबल नहीं है इसमें, ठीक है, तो तुम कोई भी नाम दे सकते हो सॉल्यूशन लिखते हुए। अब हम सवाल चलाते हैं आगे। लेट से हम सवाल को स्टार्ट कर रहे हैं। लेट पॉइंट ए इक्वल्स टू, क्या पॉइंट है बेटा, 3,2,-1, ये कौन सा पॉइंट लेट कर लिया मैंने, इनिशियल पॉइंट। ये एरो हेड लगा के इस तरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। इनिशियल पॉइंट जिसको हमने ए नाम दे दिया, दूसरा भी तो पॉइंट है, इसको बी नाम दे दो, क्या है 1,K,2, शाबाश। इसको क्या कहेंगे, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। ये तो आ गए 2 पॉइंट्स। फिर बता रहा हूँ बेटा, ये नहीं लिखना, ये एरो हेड नहीं बनाने, ये नहीं लिखना, ठीक है, हमें सिर्फ ये पॉइंट्स जो गिवन है वो लिखो। और अब जरा इनके वेक्टर्स लिख लो बेटा। ओ ए वेक्टर क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू आएगा, शाबाश, और 3,2,-1। इसी तरह ओ बी वेक्टर लिखवाओ बेटा, क्या बन गया 1,K,2, शाबाश, ठीक है। इक्वल्स टू देख रहे हो दोनों में आ रहा है, ऊपर पॉइंट्स लिखे थे तो पॉइंट्स में नहीं आया है इक्वल टू, यहाँ वेक्टर लिखे हैं मैंने, वेक्टर में आएगा। अब जरा मुझे वेक्टर ए और बी चाहिए ना बेटा, ए और बी चाहिए, जिसका एक मैग्नीट्यूड भी हमें गिवन है। पहले सवाल पढ़ो, सवाल में क्या बोला, फाइंड के कौन सा के, ये रहा के, ठीक है, के चाहिए हमें। और कुछ दिया हुआ है, जी सर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और निकालना क्या है, वेक्टर ए बी निकालना है। ए बी पोजीशन वेक्टर हमें मालूम करना है, जबकि मॉडुलस ऑफ ए बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है बेटा, 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स। सारा डेटा हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं डेटा को। पहले तो बेटा ए बी वेक्टर निकलवाओ, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, हाँ बेटा कौन बाद में, बी, तो ओ बी माइनस ओ है, शाबाश, पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ओ ए, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जल्दी से। ओ बी की वैल्यू क्या थी, 1K2, 1,K,2, माइनस हो रहा है 3,2,-1, पोजीशन वेक्टर ए बी, पोजीशन वेक्टर ए बी क्या बन रहा है हमारे पास, 1 - 3, एक्स कॉम्पोनेंट एक्स में से माइनस हुआ, वाई कॉम्पोनेंट क्या है के -2, 2 माइनस हुआ -1 से। पोजीशन वेक्टर ए बी क्या निकल के आ गया, 1 - 3 -2, K -2, 3। पोजीशन वेक्टर निकल चुका है। चाहिए क्या हमें, क्या ये आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है, हमें के चाहिए बेटा। अब के कैसे निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाते हैं, वहां से के सिंप्लीफाई होगा, कैसे, चलो यही बराबर में ही करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्या होगा बेटा,
वेक्टर ए बी ये है तुम्हारे पास, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर k-2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस z कंपोनेंट यानी कि 3 का स्क्वायर। क्या मॉडुलस ऑफ ए बी कोई वैल्यू गिवन है? यस सर, बट मॉडुलस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 8 यूनिट्स गिवन था, तो मॉडुलस वैल्यू है तो मॉडुलस में 8 लिख दिया मैंने। मॉडुलस वैल्यू होती है ना ये मैग्नीट्यूड, तो मोड में लिखेंगे। अब 4 प्लस k-2 का होल स्क्वायर प्लस 9 और 4 13। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करो, 8 8 जा 64। यहाँ मॉड नहीं लगा रहा हूं मैं, लगाया जा सकता है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन स्क्वायर का ऑपरेशन हो गया, अब मॉड की जरूरत नहीं है। 9 और 4 जो हो गए 13, और बल्कि रूट खत्म हो चुका था ना, ये नहीं लिखना मुझे। चलो बेटा यहाँ लिखते हैं 64 इक्वल्स टू क्या बचेगा 13 प्लस k-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म आ गई। k-2 को अलग कर लो जरा, k-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64 माइनस 13। हाँ बेटा क्या वैल्यू बच रही है 51, किसकी? k-2 के होल स्क्वायर की। अब जरा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करो, कहते हैं अभी टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा k-2 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 51। अब ये जो माइनस का 2 है इसको राइट पे भेज दो, k की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 51। बेटा याद रहे k एक कांस्टेंट था, ठीक है, k के आगे यूनिट्स नहीं लिख देना, k एक कांस्टेंट है जो कि पॉइंट के अंदर इस्तेमाल हुआ है, तो हमने k की वैल्यू निकालनी थी, निकाल दी। ये हो गया आपका सवाल यहाँ पे मुकम्मल। ठीक है बेटा, तो आज यहाँ पे हमारी क्लास वाइंड अप होती है, और आज क्लास होमवर्क के अंदर तुम्हें मिस्केलेनियस के रिमेनिंग 5 सवाल 26 से लेके 30 तक वो तुम्हें आज मिल रहे हैं। ठीक है, और क्लास वर्क के अंदर तुम्हें 9.1 कंप्लीट मिल जाएगी, सिर्फ 2 सवालों के अलावा, तो वो मेंशन है उसके अंदर लिखे हैं मैंने। तो बहरहाल अब ज़रा क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।